हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका कोड है BGYCT 131। फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इसका टाइटल है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर आया था जून 2023 सेशन में। आज मैं इसमें आपके क्वेश्चंस भी बताऊंगी और इनके आंसर्स भी समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आपको पता ही है हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हुए आते हैं। तो आप इनको प्रिपेयर करिएगा, तो आपका अगर एक भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो ईजिली हो जाएगा आपको उसको लिखना और मार्क्स गेन करना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक नोट मिलेगा जो आपको पढ़ना और मतलब समझना कंपलसरी है कि आपको करना क्या है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या बताया हुआ है नोट 1 में, ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको पता होना चाहिए ना कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो पहले ही बताया दिया गया है आपको कि सारे क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है तो 1 करना आपको कंपलसरी है, बट 1 में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ए पार्ट, बी पार्ट। तो उसमें से आपको बता दिए जाएंगे कि आपको सी पार्ट तक करना है, या फिर आप उसमें से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स बटे होंगे और उसमें आपको पार्ट्स बता दिए जाएंगे आपको कितने करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट करने हैं आपको, बाकी आप छोड़ सकते हैं, 10 दे रखे होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक सब कंपलसरी है, बट उसमें आपको एक्सेप्शन अंदर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है पॉइंट, मार्क्स आर अलॉटेड फॉर दी ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। आपको जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके मार्क्स उसके सामने लिखे होंगे, तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर लिखिएगा। ये नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ गए, या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन है डेफिनेशन पूछी और आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। पैराग्राफ लिखने पर भी 1 नंबर मिलेगा और सिर्फ डेफिनेशन लिख के आओगे तो भी 1 नंबर मिलेगा, 5 नहीं मिलेंगे। तो जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उतने ही आप तरीके से आंसर लिख के आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम वेर एवर नेसेसरी। जहाँ भी आपको लगे कि डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है, तो आप वहाँ डायग्राम जरूर बना के आइएगा। और एक टिप और समझ लीजिए, अगर जहाँ आपको रिटन में नहीं आ रहा ढंग से लिखना, नहीं आ रहा याद कि क्या क्या लिखना है, और आपको पता है कि आप ड्रॉ करके उसको लेबलिंग करके अच्छे से समझा सकते हैं, तो भी आप बना के आइए डायग्राम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपको पेपर आपका पता ही होगा कि 2 घंटे का होता है। ठीक है, 2 घंटे का होता है। 18 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। 50 नंबर का आपका पेपर होगा तो आपको 18 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, जो कि आप इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर भी लर्न करके जाएँ तो। ठीक है, और बाकी मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने आज डाली है, आप वो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने 5 साल के पेपर एनालाइज करके बताया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप लर्न करेंगे तो आसानी से ये 18 मार्क्स ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ब्रीफली आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे आपको बताया गया क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बट इसमें आपको ऑप्शन मिल गए ना कि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 7-8 क्वेश्चन दिए गए होंगे, बट उसमें सिर्फ 5 ही करने हैं आपको, तो ऐसे मिल जाएगा। और इसमें आपको मार्क्स दे रखे हैं कि 5 क्वेश्चन करने हैं और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का हो गया। तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर लिख के आइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट दे रखा है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, उसके ऊपर जो भी आपको पता है आप लिख दीजिए 2 नंबर के लायक। ठीक है, क्या है लिथोस्फीयर? द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। लिथोस्फीयर क्या है, एक अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है सरफेस की, और जो कि क्रस्ट को और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल का कहलाती है। क्या है, लिथोस्फीयर एक वो जगह है जहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, हम लिथोस्फीयर के अंदर रह रहे हैं। तो लिथोस्फीयर क्या है, एक टाइप की सॉलिड अर्थ की सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है जो कि क्रस्ट को कंसिस्ट करती है और मेंटल के आउटर मोस्ट पार्ट पे पाई जाती है। ठीक है, इट्स वेयर वी लिव, वेयर वी बिल्ड आवर होम्स एंड वेयर वी ऑल लाइफ ऑन द अर्थ रिजाइड्स। ये वो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ हम अपनी बिल्डिंग या घर बनाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे अर्थ के ऊपर सारी लाइफ रिजाइड करती है, जहाँ पे सारी लाइफ रहती है, वो लिथोस्फीयर कहलाता है। तो आपने 2 वैलिड पॉइंट लिख दिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बी है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर से आप क्या समझते हैं, जो भी आपको पता है वो लिख दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस सच एज कॉन्टिनेंट, ओशन बेसिन एंड माउंटेन रेंजेस। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स वो हैं जो भी लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, वो हाईएस्ट लेवल अगर लैंडफॉर्म्स पाए जा रहे हैं अर्थ सरफेस पे, उसको फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर बोलेंगे। जैसे कि
कॉन्टिनेंट्स हैं, हाईएस्ट लेवल के हैं ना कॉन्टिनेंट्स, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स के अंदर आएंगे। ओशन बेसिन भी इसके अंदर आएगा, माउंटेन रेंजेस भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ लैंडफॉर्म्स फाउंड इन द अर्थ सरफेस लाइक कॉन्टिनेंट्स, ओशन बेसिन एंड माउंटेन रेंजेस। ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर और दैट शेप आवर प्लैनेट। क्या है ये जो है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़े और मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो हमारी प्लैनेट को शेप प्रदान करते हैं। तो क्या है ये लार्जेस्ट है, जैसे कि कॉन्टिनेंट बेसिन अगर लार्जेस्ट लैंडफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं अर्थ सरफेस पे तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर। यही एक प्रोमिनेंट फीचर है हमारी प्लैनेट को शेप प्रदान करने का, मतलब जो हमारी प्लैनेट की शेप है वो इन्हीं के बेसिस पर ही है। तो नेक्स्ट भी कंप्लीट हुआ हमारा। थर्ड है आपका फ्रॉस्ट वेडजिंग। फ्रॉस्ट वेडजिंग से आप क्या समझते हैं वो एक्सप्लेन कीजिए। फ्रॉस्ट वेडजिंग is a process that occurs when water seeps into cracks in the rocks and freezes, causing the water to expand and the rock to break apart। क्या है? जब फ्रॉस्ट वेडिंग एक प्रोसेस है जब भी कभी वाटर किसी भी क्रैक, अगर कोई रॉक है, जैसे हमारी एक रॉक है, पहाड़ है, चट्टाने हैं, उसमें अगर कोई भी क्रैक है और फ्रॉस्ट एक प्रोसेस है जिसमें वाटर उन क्रैक के अंदर सीप कर जाए, घुस जाए और वो फ्रीज़ हो जाए। फ्रीज़ होने के बाद क्या होगा? वाटर एक्सपैंड होगा। फ्रीज़ होने के बाद वाटर एक्सपैंड हुआ और वही रॉक ब्रेकअप हो गई दो पार्ट के अंदर, तो उसको फ्रॉस्ट फ्रीजिंग बोला जाएगा। फ्रॉस्ट फ्रीजिंग का मतलब क्या है? अगर एक रॉक है, रॉक के अंदर कोई क्रैक है, क्रैक के अंदर अगर वाटर सीप कर गया, वहाँ पे स्टोर हो गया और वो फ्रीज़ हो गया, फ्रीज़ होके वो एक्सपैंड कर गया, एक्सपैंड करने के बाद ये रॉक दो पार्ट्स में इक्वली या अनइक्वली बट गई, तो उसको बोलेंगे फ्रॉस्ट वेडजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है लाइन। दिस प्रोसेस इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैनी लैंडफॉर्म इंक्लूडिंग टेलस स्लोप एंड बिल्डर फील्ड्स। ये जो प्रोसेस है वो मेजर कंट्रीब्यूशन अपना प्रदान करता है मैनी टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए। क्या है? अगर ये किसी रॉक्स को दो पार्ट में बांट रहा है तो लैंडफॉर्म ये तो बन रहा है। तो क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि टेलस स्लोप्स और बिल्डर फील्ड्स, इतने टाइप के ये लैंडफॉर्म्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये है हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन क्या है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या आप समझते हैं इससे, वो लिखिएगा। आंसर देख लेते हैं। द हेडवर्ड इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच अ स्ट्रीम और रिवर इरोड इट्स चैनल अपस्ट्रीम ऑफ फॉर्मिंग अ वैली और कैनल। क्या है? हेडवर्ड इरोजन एक प्रोसेस है जब एक स्ट्रीम लाइन रिवर किसी चैनल के थ्रू जा रही होती है। अगर एक रिवर ये चैनल के थ्रू जा रही है और वो अपस्ट्रीम कर जाए और दो पार्ट में डिवाइड हो जाए या किसी भी पार्ट में डिवाइड हो जाए और वो एक टाइप की वैली या कैनन का निर्माण करे, तो उसको हेडवर्ड इरोजन बोलते हैं। क्या है? हेडवर्ड इरोजन एक प्रोसेस है जिसमें अगर रिवर है या स्ट्रीम है, कोई भी वाटर की एक चैनल है और वो अपस्ट्रीम कर जाए और नई टाइप की वैली या कैनान बनाए, कैनियन बनाए, तो उसको हेडवर्ड इरोजन प्रोसेस बोला जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस can be caused by a number of factors including changes in the water flow or sediment load। क्या है? जो ये प्रोसेस हो रहा है कि एक रिवर है और वो वैली के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है, तो वो प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेज़ के द्वारा हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? अगर किसी भी वाटर फ्लो में, रिवर के वाटर फ्लो में चेंजेस आता है तो भी वो वैली को कन्वर्ट कर देगा, वैली बना देगा। और अगर सेडिमेंट लोड बढ़ता है वाटर के अंदर तो भी वो वैली क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या कहलाएगा वो प्रोसेस? हार्डवर्ड इरोजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जियोंग। जियोंग से आप क्या समझते हैं? जो भी आपको पता है वो लिख दीजिएगा आप इसमें। आंसर देख लेते हैं। जियोंग आर elongated rigid और hills that are often found in an area where glaciers have retreated। क्या है? जियोंग एक elongated rigid hills है जो भी एक ऐसे एरिया में पाई जाती हैं जहाँ की ग्लेशियर्स रिट्रेट हो चुकी हैं, मतलब जहाँ की ग्लेशियर्स रिट्रेट हो गई है वहाँ पे अगर एक elongated rigid हिल्स पाई जा रही हैं उसको जियोंग बोलते हैं। ठीक है, दे आर क्रिएटेड व्हेन
द आइस एरोड अवे सॉफ्टर रॉक्स लेयर वाइल लिविंग हार्डर रॉक्स इंटैक्ट। ये कब बनते हैं? जब एक आइस इरोड हो जाएगी, आइस इरोड होता है और वो सॉफ्ट जो लेयर होती हैं रॉक्स की उसको अलग कर देती है और वहाँ पे हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स रह जाती हैं, तो वहाँ पे जियोंग का निर्माण होता है। ठीक है, तो जियोंग क्या है? एक एलोंगेटेड रिजिड हिल्स है जो कि ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ की ग्लेशियर्स रिट्रेट हो चुकी हैं। और वो क्रिएट कैसे हो रही हैं? जब भी आइस इरोड होगा और आइस इरोड होने के वजह से सॉफ्टर लेयर ऑफ रॉक्स अवे हो जाएंगी, एक साइड को हो जाएंगी और वहाँ पे सिर्फ हार्डर रॉक्स ऑफ लेयर रह जाएंगी, तो वहाँ पे जियोंग का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एफ, सिलेंड्रिकल फोल्ड। आपको इसमें सिर्फ 5 ही करने थे, वो आपकी मर्जी है आप कौन से करते हैं। जो आपको आए, जिसको आपको लगे कि हाँ मैं इसको एक्सप्लेन करके 2 नंबर मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वही आप लिखिएगा। आपको आते भले से वो 10 के 10 हो। ठीक है, तो देख लेते हैं सिलेंड्रिकल फोल्ड। सिलेंड्रिकल फोल्ड से क्या समझते हैं आप? A cylindrical fold is a type of geological fold that occurs when rock layers are bent into a cylindrical shape. सिलेंड्रिकल फोल्ड एक टाइप का जियोलॉजिकल फोल्ड है जो कि जब रॉक लेयर बेंड हो जाती हैं, अगर कोई रॉक लेयर बेंड हो जाती है सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, तो उसको सिलेंड्रिकल फोल्ड बोलेंगे। सिलेंड्रिकल फोल्ड एक टाइप का जियोलॉजिकल फोल्ड है। जब भी कोई रॉक लेयर बेंड हो जाएगी सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, उसको सिलेंड्रिकल फोल्ड बोलेंगे। ठीक है, इसकी नेक्स्ट लाइन क्या है? These folds can be caused by a variety of factors including tectonic activity and sediment deposition. ये जो सिलेंड्रिकल शेप में फोल्ड बन रहे हैं ये कौन कौन से वजह से बन सकते हैं? जैसे कि अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी कोई भी होती है तब भी सिलेंड्रिकल शेप्ड फोल्ड बन सकते हैं, और सेडिमेंट डिपोजिशन होता है तब भी बन सकते हैं। तो ये 2 इसके फैक्टर थे जो इसको बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ ऑफ फोल्ड। वेवलेंथ ऑफ फोल्ड से आप जो भी समझते हैं वो आप लिख दीजिएगा इसके अंदर, बाकी ये लिख सकते हैं आप। व्हेन रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर दे कैन फोल्ड एंड क्रिएट वेव्स। क्या है? जब भी किसी रॉक के ऊपर प्रेशर लगता है, हाई एग्जर्टेड प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा तो वो फोल्ड क्रिएट करेगा, फोल्ड बनेंगे, फोल्ड की वजह से उसके अंदर वेव्स भी बनेंगी। तो क्या है? रॉक्स के ऊपर जब भी प्रेशर लगेगा उसके अंदर फोल्ड बनेंगे और वही फोल्ड वेव्स को बनाएंगे। द वेव लेंथ इज सिंपली डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive पीक्स और थ्रोज इन द वेव। अगर किसी वेव के अंदर 2 consecutive पीक हैं और 2 consecutive पीक के अंदर ये consecutive पीक है, ये consecutive पीक है, इन दोनों पीक के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको ही वेव लेंथ बोलेंगे हम। ठीक है, इतना लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। 4th है आप, लास्ट है आपका, सॉरी H है आपका। व्हाट इज़ अ बेसन फोल्ड? बेसन फोल्ड से क्या समझते हैं? आपने देखा होगा फोल्ड के ऊपर कितने क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर, तो फोल्ड आपको आसानी से पता होना चाहिए फोल्ड है क्या, ताकि किसी भी टाइप का आपको फोल्ड पूछ लें तो आप बनाकर तो लिख सकें, अगर नहीं आता तो फोल्ड क्या है इसके ऊपर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। द बेसन फोल्ड आर फोल्ड दैट फॉर्म्स इन सेडिमेंट्री रॉक लेयर दैट आर शेप्ड लाइक बाउल एंड बेसन। क्या है? बेसन फोल्ड एक टाइप का फोल्ड है जो कि सेडिमेंट रॉक्स लेयर के द्वारा फॉर्म हो रहा है। अगर उसकी शेप्ड एक बाउल या बेसन की तरह है तो उसको बेसन फोल्ड बोलते हैं। बेसन फोल्ड क्या है एग्जैक्टली? एक टाइप का फोल्ड है जो कि सेडिमेंट रॉक्स के लेयर्स के द्वारा बन रहा है और उसकी शेप बाउल या बेसन की तरह होती है, इसलिए उसको बेसन फोल्ड बोलते हैं। ठीक है, they are created by compression forces that pushes the layer together causing them to buckle and fold। ये क्या है? ये कि अगर किसी भी रॉक के अंदर कंप्रेशन लग रहा है और वो एक दूसरे की लेयर को पुश कर रही हैं एक दूसरे के साथ और वो उसमें एक बकल या फोल्ड टाइप क्रिएशन हो रहा है, तो उसको बेसन फोल्ड बोलेंगे। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है? कंप्रेशन ऑफ फोर्स दैट पुशेस द लेयर्स टुगेदर। क्या है? किसी भी रॉक के अंदर कंप्रेशन हो रहा है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो वो लेयर जो हैं एक दूसरे के साथ पुश हो रही हैं और एक बकल और फोल्ड क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका क्रिएशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एपीरियोजेनी। एपीरियोजेनी क्या है? इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट टाइप में लिखेंगे आप। एपीरियोजेनी इज़ अ टाइप ऑफ वर्टिकल मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट दैट कॉजेज लार्ज रीजन्स टू अराइज और फॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एपीरियोजेनी एक टाइप का अर्थ क्रस्ट के अंदर वर्टिकल मूवमेंट है।
क्या है, एपिरियोजेनी एक टाइप का वर्टिकल मूवमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कि हो रहा है, जो कि डिफरेंट टाइप के रीजन्स द्वारा हो रहा है। अगर लार्ज रीजन्स टू अराइज और फॉल ओवर अलॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या है, वक्त के साथ साथ लार्ज रीजन्स बनते जाते हैं और वो फॉल ओवर होते जाते हैं, तो उन्हीं के कारण वर्टिकल मूवमेंट होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसी को एपिरियोजेनी बोला जाता है। ठीक है, इट्स डिफरेंट फॉर्म्स आर द टाइप of movement like earthquake or volcanic activity which are more sudden and localized। ये क्या है, एक टाइप का डिफरेंट फॉर्म ऑफ टाइप्स हैं। जैसे कि अगर कोई भी टाइप की मूवमेंट अर्थ के अंदर हो रही है, वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, जैसे कि अर्थक्वेक में होता है। अर्थक्वेक में क्या है कि मूवमेंट हो रही है, एक दूसरे के साथ वो फोल्ड अटैक नहीं, एक दूसरे के साथ ऊपर चढ़ जाती हैं, तभी तो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, और उसी की वजह से अर्थ क्रस्ट के अंदर शेक टाइप की मूवमेंट होती है, जिसके बाद जैसे अर्थक्वेक होता है। अगर कोई भी ऐसी अर्थक्वेक वाली मूवमेंट हो रही है या फिर वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम एपिरियोजेनी बोलेंगे, जो कि हो सकती है अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी विच आर मोर सडन एंड लोकलाइज्ड। जो अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वो बिल्कुल सडन होती है, कोई पहले से तो नहीं पता होता कि अब हो जाएगी, एकदम सडनली हो जाती है और लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जे, डिफाइन क्योर टेम्परेचर। क्योर टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्योर टेम्परेचर is the temperature at which a material loses its magnetic properties। क्योर टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर दे या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो दे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे क्योर टेम्परेचर। इट्स नेम्ड आफ्टर पेरी क्योर हु डिस्कवर्ड दिस फिनोमेना इन द 19th सेंचुरी। इसका नाम इसके साइंटिस्ट द्वारा पढ़ा गया है, जिसने भी इसकी डिस्कवरी की थी उसके द्वारा पढ़ा हुआ है, जिसका नाम था पेरी क्योर। पेरी क्योर ने इसका डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम क्योर टेम्परेचर रखा गया। ये 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था इस फिनोमेना का। Knowing the cure temperature of the material can be useful in understanding its magnetic behavior and potential applications। अगर हम किसी भी मटेरियल के क्योर टेम्परेचर को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो हमें हेल्प करेगा, ये यूज़फुल रहेगा हमारे लिए कि उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को समझ सकें और उसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन को समझ सकें कि उसकी पोटेंशियल कितना है उसके अंदर और उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है जिस जगह पे वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो देगा। तो ये हमें हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें से सिर्फ आपको 5 करने थे। आप A B C D E तक कर सकते थे, बट सिर्फ J तक दे रखा है आपको। तो मतलब कितने सारे ऑप्शन हैं आपके पास जो आपको अच्छे से आता हो। अगर J तक भी आपको सारे आते हैं तो बट उसमें से भी ऐसा होगा ना कि मैं ये वाला ज़्यादा अच्छे से लिख सकता हूँ एक्यूरेट, तो वो आप करके आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ऑप्शन दे रखा है कि सिर्फ 4 के ऊपर ही शॉर्ट नोट लिखना है आपको, बट क्वेश्चन नंबर 2 तो कंपलसरी है ना, 4 के ऊपर तो लिखना ही है। देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, आपको 4 के ऊपर लिखना है और एक आपको 5 नंबर का है, तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर लिखिएगा। फर्स्ट है आपका इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी ये के गलत आ गया। एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज रिलीजेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके अंदर एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है। अर्थक्वेक हो रहा है तो कुछ एनर्जी तो क्रिएट करेगा और उसकी एनर्जी भी रिलीज़ होगी, तो वो इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी ही है जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक अर्थक्वेक आने पर उसकी एनर्जी रिलीज़ होती है। व्हेन 2 प्लेट्स इन द अर्थ crust move against each other, they become stuck and pressure build up। जब 2 प्लेट्स अर्थ के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर 2 प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेशर लगाती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो वो एक प्रेशर बिल्डअप करती हैं, उसके द्वारा एक शेकिंग होती है जिसके वजह से अर्थक्वेक होता है। ठीक है, इवेंचुअली द प्रेशर बिकम्स टू ग्रेट एंड द प्लेट्स सडन शिफ्ट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव। क्या है, जब अगर वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो 2 टाइप की जो प्लेट्स हैं
वो सडनली शिफ्ट हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। शिफ्ट होने के दौरान वो एक टाइप की एनर्जी रिलीज़ करती हैं। किसके फॉर्म में? सिस्मिक वेव्स की फॉर्म के अंदर एनर्जी रिलीज़ करती हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। यही कारण है जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। क्या है? दो प्लेट्स हैं, आपस में वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और प्रेशर इतना बिल्डअप होने के वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगी और एक शेकिंग टाइप में मूवमेंट होगी उनके ऊपर, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक होगा और उसके बीच में एक एनर्जी भी रिलीज़ होगी जो कि सिस्मिक वेव के फॉर्म में रिलीज़ होगी। The elastic rebound theory help us to understand why earthquakes happen and how they can be predicted। क्या है जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो हमें ये एक्सप्लेन कर रही है सबसे पहले कि कैसे अर्थक्वेक द्वारा एनर्जी रिलीज़ होती है, किस किस फॉर्म में रिलीज़ होती है और कैसे अर्थक्वेक होता है। तो अगर हम ये इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी को समझ लें तो वो हमें क्या हेल्प कर रही है कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब अर्थक्वेक हो सकता है और क्या क्या उसके होने के कारण हो सकते हैं। तो ये हमें ये हेल्प करने के लिए, ये समझने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो आप इतना लिखेंगे क्योंकि आपने बिल्कुल एक एक्यूरेट पॉइंट लिखा है। आप ये नहीं सोचिए कि इतना हमने शॉर्ट वर्ड में लिख दिया, शॉर्ट नोट ही लिखना है। आप एक्यूरेट वर्ड लिखेंगे तो आपको इसमें भी 5 नंबर आराम से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेल्टा एंड इट्स टाइप। डेल्टा क्या है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं वो आपको ये लिखना है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। Deltas are landforms that forms at the mouth of a river where it meets a body of water such as like a lake or ocean। डेल्टा क्या है? अगर कोई रिवर है, ये हमारी रिवर जा रही है, रिवर के माउथ पर, रिवर का जो मुंह होता है वहाँ पे अगर कोई लैंड फॉर्म है और वो बॉडी वाटर बॉडी से मीट कर रहा है, ये हमारी वाटर बॉडी है, रिवर है, ये वाटर बॉडी हो गई, और उसके माउथ पर ही एक लैंड फॉर्म है और वो वाटर बॉडी से अटैच्ड है या वाटर बॉडी से कोई ना कोई उसका कनेक्शन है या फिर वो उसके साथ मीटअप कर रहा है, तो उसको डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा क्या है? अगर कोई भी रिवर या कोई भी वाटर बॉडी है, उसके माउथ के पास कोई लैंड फॉर्म है और वो उसके साथ मीटअप कर रहा है तो उसको डेल्टा बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई लेक या ओशन है, उसके साथ मीटअप हो रहा है उसका लैंड फॉर्म का, तो उसको डेल्टा बोलेंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स दैट इज कैरिड बाय द रिवर एंड डिपोजिटेड एट द माउथ। ये क्या है? जो ये लैंड फॉर्म्स हैं जिसकी वजह से डेल्टा क्रिएट हो रहा है वो कैसे बन रहा है? जब भी कोई सेडिमेंट्स आते हैं रिवर के माउथ के पास या रिवर के पास आके क्रिएट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और वो लैंड फॉर्म को बना लेते हैं, और वही अगर लैंड फॉर्म्स वाटर बॉडी के नज़दीक हैं और पास में अटैच्ड हैं या मीटअप कर रहे हैं उससे, उसी को डेल्टा बोलते हैं। तो क्या है, ये कैसे बन रहे हैं? जब भी कोई सेडिमेंट्स आएंगे और वहाँ पे रिवर के माउथ के पास डिपोजिटेड हो जाएंगे तो वो एक डेल्टा को जन्म देंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ डेल्टाज। हमारे पास यहाँ 3 मेन टाइप के डेल्टाज हैं, एर्क्यूएट, बर्डफुट एंड कस्पेट। ये 3 टाइप के डेल्टाज हैं जो कि हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एर्क्यूएट डेल्टाज आर शेप्ड लाइक अ फैन एंड हैव अ कर्व्ड शोर लाइन। क्या है? एर्क्यूएट डेल्टाज वो होते हैं जिनकी शेप एक फ़ैन की तरह होती है। फ़ैन की तरह अगर उनकी शेप है तो एर्क्यूएट डेल्टाज के अंदर आएगा और उनकी शोर लाइन भी कर्व होगी। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर एंटर्स अ बॉडी ऑफ वाटर एट एन एंगल। ये कब बनते हैं? जब भी कोई एक रिवर बॉडी या कोई भी वाटर बॉडी एक एंगल पे एंटर करेगी तो तब इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा looks like toes of a bird foot and are formed when sediments is deposited in the several channels that branches out from the main river channel। क्या है बर्ड फुट? आप नाम से ही समझ जाइए क्या है बर्ड फुट। उसका नाम है डेल्टा का, तो वो बिल्कुल बर्ड का फुट होगा, उसके टोज़ की तरह उसकी शेप होगी। ठीक है, अगर उसकी बर्ड्स के जो फुट हैं, पैर हैं, उसके टोज़ की तरह अगर किसी डेल्टा की शेप है तो वो बर्ड फुट डेल्टा कहलाएगा। और ये कैसे बनता है? जब भी कोई सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएं
सेवरल चैनल्स ऑफ ब्रांच आउट ऑफ द मेन रिवर ऑफ चैनल। अगर कोई मेन रिवर ऑफ चैनल है और वो सेवरल ब्रांच के अंदर डिवाइड हो गया और वो सेवरल ब्रांच के पास जाके डिपॉजिटेड हो जाए वो सेडिमेंट्स और वो एक लैंडफॉर्म बनाए जो कि लैंडफॉर्म वाटर बॉडी से अटैच्ड है, तो वो बर्ड फुट डेल्टा कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका कस्पैड डेल्टा। कस्पैड डेल्टा क्या है? कस्पैड डेल्टा आर ट्रायंगुलर इन शेप एंड हैव अ पॉइंटेड शोर लाइन। क्या है? कस्पैड डेल्टास की जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है और उनकी शोर लाइन भी पॉइंटेड होती है। दे आर फॉर्म्ड बाय वेव्स एंड करंट दैट शेप द सेडिमेंट डिपोजिटेड बाय द रिवर। क्या है? ये कब बनते हैं? जब कोई वेव होती है, वेव फॉर्म होती है और करंट टाइप का शेप सेडिमेंट्स की रिवर के पास डिपॉजिटेड हो जाती हैं, तो ये कस्पेड डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डेल्टाज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे चेंजेस ओवर टाइम। हम जो ये डेल्टाज पढ़ रहे हैं उनसे हमें क्या समझ आ रहा है कि कैसे ये डेल्टाज बनते हैं और कैसे ये टाइम टू टाइम इवॉल्व होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं वक्त के साथ। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के डेल्टाज थे। नेक्स्ट है आपका गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज। गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर देख लेते हैं। गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज इज अ कॉन्सेप्ट इन जियोलॉजी दैट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन द रिलेशन टू द फॉर्मेशन एंड टेम्परेचर। क्या है? गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज एक कॉन्सेप्ट है जियोलॉजी के अंदर जो एक्सप्लेन करता है मिनरल की स्टेबिलिटी को। मिनरल कितना स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी को गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज़ ही बताता है। ठीक है। इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन एंड टेम्परेचर। क्या है कि मिनरल का रिलेशन कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है और वो मिनरल कैसे स्टेबल है, उस चीज़ों को बताने का काम कौन करता है? गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज़। गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज़ आप समझ गए क्या है? एक टाइप का जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि मिनरल की स्टेबिलिटी को बताता है, उसका रिलेशनशिप कैसा है दूसरे मिनरल के साथ, कैसे उसकी फॉर्मेशन हो रही है, किस किस टेम्परेचर पे वो कितना स्टेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज़ बताती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सीरीज रैंक्स मिनरल फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल टू द लीस्ट स्टेबल बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन टेम्परेचर। क्या है? जो ये सीरीज़ है ये एक रैंक देती है सारे मिनरल्स को। जो भी ज़्यादा स्टेबल होगा, फॉर्मेशन उसका कैसा है, टेम्परेचर उसका कैसा है और किस टाइप से वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा, उसको सबसे नीचे रखा जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल वाला सबसे ऊपर आएगा, सबसे कम स्टेबिलिटी जिसके अंदर होगी वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है। तो इस टाइप से उसकी रैंक देता है ये सीरीज़। The idea is that mineral forms at the high temperatures are less stable than those formed at the lower temperature। क्या है? इसके अंदर एक आइडिया भी ये देता है कि जो मिनरल फॉर्म हो रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, जो भी मिनरल हाई टेम्परेचर पे होंगे फॉर्म्ड, वो कम स्टेबल होंगे। हाई टेम्परेचर पे होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी है वो लूज़ हो जाएगी, तो वो कम स्टेबल होंगे। ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे फॉर्मेशन हो रहा है मिनरल का तो वो कम स्टेबल होंगे, अगर कम टेम्परेचर पे फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा जो मुट्ठी है, ये हमारा हाथ है जो मिनरल है, अगर इसमें ज़्यादा टेम्परेचर डाला जाए तो ये जलेगा और इसके उंगलियां खुल जाएंगी, तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी खुल जाएंगे। मतलब ये हमारे अंदर हाथ में मिनरल है वो ज़्यादा खुल जाएंगे तो वो कम स्टेबल होंगे, उसमें लूज़ आइटम्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ज़्यादा अच्छे से वो पैक्ड नहीं होंगे, तो वो कम स्टेबल होंगे। आप ये समझ लीजिए साफ साफ क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर कोई मिनरल फॉर्म हो रहा है तो वो ज़्यादा खुला होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी, तो वो लेस स्टेबल होंगे। और जो कम टेम्परेचर पे हो रहा है उनको ज़्यादा आग ही नहीं लग रही है तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वार्ट्ज इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मिनरल। जो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जो क्वार्ट्ज है हमारा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मिनरल है, वाइल द ओलिवन इज़ वन ऑफ द लीस्ट स्टेबल मिनरल। जो ओलिवन है वो सबसे लीस्ट स्टेबल मिनरल है। क्वार्ट्ज सबसे स्टेबल मिनरल है
मतलब ये क्वार्ट्ज जो है वो उसका कम टेम्परेचर होगा, ठीक है, और जो ओलिवन है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा। This concept is important in understanding how rocks changes over time and how they react to different geological condition। ये जो concept है वो एक important है और ये हमें ये क्या बताता है कि कैसे rocks change हो रही हैं time to time और कैसे ये इनकी जियोलॉजिकल कंडीशन के साथ ये रिएक्ट कर रही हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वरना ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, आप भी एक साथ नहीं देख पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी और आपको अगर पसंद आए, हेल्प मिले तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आपके कमेंट से और ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाती रहूँ। और आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए आप अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।